तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। किन मायनों में विशेष रहा इस बार का उत्सव आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के संबोधन की। झारखंड में नक्सल आतंक के खिलाफ जोरदार अभियान की भी चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। समारोह में तीनों सेनाओं और केंद्रीय पुलिस बलों के बैंड ने बजाई मनमोहक स्वदेशी धुनें। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित गणमान्य व्यक्ति शानदार आयोजन में रहे उपस्थित। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मन की बात का संबोधन। कहा, भारत के तन मन में है लोकतंत्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर। नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत के G20 प्रेसिडेंसी टीम के साथ भी करेंगे बातचीत। बेंगलुरु में ICMC के नेतृत्व में जल संरक्षण परियोजना का करेंगे दौरा। चंडीगढ़ में 30 से 31 जनवरी के बीच G20 की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक की मेजबानी के लिए तैयार। बैठक के एजेंडे में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजी प्रवाह की गतिशीलता पर चर्चा, आर्थिक संकट का सामना कर रहे कम आय वाले देशों का समर्थन करने के लिए वैश्विक वित्तीय सुरक्षा चक्र को मजबूत करना शामिल, ऋण पारदर्शिता और डिजिटल मुद्रा भी एजेंडे का हिस्सा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में गत विजेता बेल्जियम और 2 बार की चैंपियन रही जर्मनी के बीच खिताबी मुकाबला। दोनों टीमों की कोशिश खिताब को अपने नाम करने की। वहीं ऑस्ट्रेलिया को हराकर नीदरलैंड ने किया 3रे स्थान पर कब्जा। पहली बार आयोजित हुई महिला अंडर 19 T20 विश्व कप को जीतकर भारत ने रचा इतिहास। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से दी मात। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर किया पहले बल्लेबाजी का फैसला। पहला मैच गंवा चुकी भारतीय टीम की नजर सीरीज में बराबरी पर करने की। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब। फाइनल में ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 10वीं बार किया खिताब पर कब्जा। वहीं 22वें ग्रैंड स्लैम जीत के साथ जोकोविच ने दी राफेल नडाल की बराबरी। सबसे पहले बात गणतंत्र दिवस के आयोजन में शामिल बीटिंग द रिट्रीट की। नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में मनमोहक स्वदेशी धुनें बजाई गईं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर भव्य बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय धुनों ने कार्यक्रम में अलग ही रंग भर दिया।
इस दौरान सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड द्वारा 29 मनोरम और पैर थिरकने वाली भारतीय धुनें बजाई गईं। समारोह सामूहिक बैंड की अग्निवीर धुन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड द्वारा अल्मोड़ा, केदारनाथ, संगम दूर, क्वींस ऑफ सतपुरा, भागीरथी, कोंकण सुंदरी जैसी मोहक धुनें बजाई गईं। भारतीय वायुसेना के बैंड ने अपराजय अर्जुन, चरखा, वायु शक्ति, स्वदेशी की धुन बजाई। जबकि भारतीय नौसेना की बैंड एकला चलो रे हम तैयार है और जय भारती की धुनें बजाई। वही भारतीय सेना का बैंड शंखनाद, शेरे जवान, भोपाल, अग्रणी भारत, यंग इंडिया, कदम कदम बढ़ाए जा, ड्रमर्स कॉल, ऐ मेरे वतन के लोगों की धुनों के साथ माहौल में अलग उत्साह का रंग भरता दिखा। इस भव्य कार्यक्रम का समापन सदाबहार व सर्व लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ हुआ। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित अमृत उद्यान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई। उद्यान में दर्शक ट्यूलिप के पौधों की 12 विभिन्न किस्में देख सकेंगे। इन पौधों पर ट्यूलिप के फूल अलग अलग चरणों में खिलते नजर आएंगे। इस बार यह उद्यान करीब 2 महीने के लिए खुला रहेगा। सुंदर फूलों की दूर तक फैली कियारियों से सजे माहौल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन उद्यान उत्सव 2023 का शुभारंभ किया। लगभग 2 महीने के लिए राष्ट्रपति भवन उद्यानों को आम जनता के लिए खोलने से पहले यह वार्षिक आयोजन हुआ। खास बात यह है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के समारोह के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन उद्यानों को अमृत उद्यान का नाम दिया है। उद्यान 31 जनवरी से 26 मार्च तक आम जनता के लिए खुले रहेंगे। हालांकि सोमवार को रखरखाव के दिन और 8 मार्च को होली की वजह से इसे बंद रखा जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने इस बार को खास बनाने के लिए 28 से 31 मार्च तक उद्यान विशेष श्रेणियों के लिए खोलने का फैसला किया है। इसके तहत 28 मार्च को किसानों के लिए, 29 मार्च को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, 30 मार्च को रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों के लिए और 31 मार्च को जनजातीय महिला SHG समेत महिलाओं के लिए खोला जाएगा। इस वर्ष के उद्यान उत्सव का मुख्य आकर्षण 12 अनूठी किस्मों के विशेष रूप से उगाए गए ट्यूलिप है, जिसके विभिन्न चरणों में खिलने की उम्मीद है। लोग किसी विशेष फूल, पौधे या पेड़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बगीचों में रखे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। एज ए टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर वर्क करेंगे। बेसिकली हम लोग PhD स्टूडेंट है और हमें पिछले 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस है, जो हम यहाँ पर जितने विजिटर्स रहेंगे उनके साथ साझा करेंगे। जैसे कि कुछ विजिटर्स रहेंगे जिन्हें जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से किस चीज़ का कैसे प्रोपगेशन करना है, किस चीज़ को हम घर पे कैसे लगा सकते हैं, उस बारे में हम सारी जानकारी उन्हें देंगे। यहाँ पर जो भी पब्लिक आएगी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती कि ये कौन सा प्लांट है या फिर इसकी वैरायटीज़ है या फिर उसको कब उगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो उनको हम डिफरेंट मतलब यहाँ पे QR कोड्स लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं कि जो स्कैन करके पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, स्कैन करके हम उससे देख भी सकते हैं, उसके बाद जानकारी ले सकते हैं। तो उनके लिए हम हैं टेक्निकल असिस्टेंट। इस बार दर्शकों के लिए प्रत्येक घंटे के स्लॉट की क्षमता में वृद्धि की गई है। आगंतुकों को 10 बजे से 4 बजे के बीच 1 घंटे के 6 स्लॉट में जाने की अनुमति होगी। आगंतुक ऑनलाइन बुकिंग के जरिए अपना स्लॉट
काफी पहले बुक कर सकते हैं। बुकिंग राष्ट्रपति सचिवालय.gov.in पर की जा सकती है। राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 12 के पास ऐसे दर्शकों के पंजीकरण की व्यवस्था है जो बिना आरक्षण सीधे पहुँचे हो। राष्ट्रपति भवन के उद्यानों के अलावा लोग बुधवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन, मंगलवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर प्रत्येक शनिवार गार्ड अदला बदली समारोह भी देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत के जनमानस की रग रग और संस्कृति में रचा बसा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री ने भारत की लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा पर प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र की परंपरा सबसे पुरानी है और समाज के रग रग में लोकतंत्र की भावना रची बसी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब अंबेडकर के उस वक्तव्य का जिक्र किया जिसमें उन्होंने भारत के लोकतंत्र की परंपरा को बौद्ध भिक्षु संघ से जोड़ा, जिसके तहत हर फैसले विचार विमर्श के जरिए होते थे। इस संदर्भ में उन्होंने तमिलनाडु के चर्चित गांव उतिरमेरूर का उल्लेख किया, जहां आज से 1200 वर्ष पहले ही ग्राम सभा के संचालन के लिए विशेष कक्ष था। खास बात यह है कि पश्चिम में लोकतंत्र की शुरुआत माने जाने वाले मैग्ना कार्टा से भी बहुत पहले भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो चुकी थी। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक और उदाहरण है 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहाँ फ्री डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह मैग्ना कार्टा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकीय वंश के राजाओं की गणतांत्रिक परंपराएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। भक्ति काल की रचनाओं में गुरु नानक देव जी की रचनाओं में भी लोकतंत्र की भावना और परंपराओं की गहरी छाप दिखती है। यही नहीं, भारत के जनजातीय समाज में भी लोकतंत्र की उच्च परंपराएं मौजूद रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर लिहाज से लोकतंत्र की जननी कहलाने का अधिकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने आज मन की बात के जरिए देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए और इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR और मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कारों का जिक्र किया और कहा कि प्रचार की चकाचौंध से कोसों दूर निस्वार्थ सेवा की भावना से कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित कर देश स्वयं गर्वान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हाल ही में घोषित हुए पद्म पुरस्कारों पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें जनता के बीच निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों के सम्मान का जरिया बताया। उन्होंने कहा कि इस बार के पद्म पुरस्कारों में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में सेवा दे रहे लोगों पर ध्यान दिया गया है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने जनजातीय भाषाओं पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले धानेराम टोटो,
जानूम सिंह सोए और बी रामकृष्ण रेड्डी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सिद्धि, जारवा और ओंगे जैसी आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। इस बार खास बात ये रही कि पहली बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। इनके प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने में मदद मिली है। इन हस्तियों में कांकेर अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे शामिल हैं। साथियों, पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग हमारे बीच के वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो सेवा भाव से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्हें कभी किसी पुरस्कार की आशा नहीं की। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके चेहरे का संतोष ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवासियों का गौरव बढ़ा है। पद्म पुरस्कारों में पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में सेवा कार्य करने वाले व्यक्तियों, संगीत, विशेषकर लोक संगीत और शास्त्रीय वादों के पुरोधाओं को भी बड़ी संख्या में शामिल किया गया है। इन पुरस्कारों से सेवा भावना और लोकतंत्र की संवेदनशीलता पर जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री ने G20 से जुड़े आयोजनों में मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट भोजन को परोसने पर प्रसन्नता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। उन्होंने मिलेट के स्वास्थ्य को फायदे और उसकी खेती से देश के किसानों को होने वाले लाभ की विस्तार से चर्चा की। दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। प्रधानमंत्री ने मिलेट को बड़े स्तर पर अपनाने से व्यापक फायदों के साथ साथ किसानों के जीवन में आ रहे परिवर्तन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 के तहत हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों में मिलेट से बने व्यंजनों का बड़े स्तर पर प्रचार किया जा रहा है। जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खानपान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। इससे एक तरफ वो छोटे किसान बहुत उत्साहित है जो पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। वो इस बात से बहुत खुश है कि दुनिया अब मिलेट्स का महत्व समझने लगी है। दूसरी तरफ एफपीओ और एंटरप्रेन्योर्स ने मिलेट्स को बाजार तक पहुंचाने और उसे लोगों तक उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मिलेट के क्षेत्र में क्रांति के साथ साथ ही प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक और विषय पर विस्तार से बात की। यह है सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ता ई वेस्ट का खतरा और उससे निपटने के हो रहे उपाय। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है। मानव इतिहास में जितने कमर्शियल प्लेन बने हैं, उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना ई वेस्ट निकल रहा है उसके बराबर नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। एक तरफ मिलेट को लेकर देश में नए नए प्रयोगों और पहलों की प्रधानमंत्री ने विस्तार से जिक्र किया।
वहीं ई वेस्ट को शोधित कर दोबारा काम में लाने के क्षेत्र में आगे आ रहे स्टार्टअप्स को प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक नई दिशा दिखाने वाला कार्य बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे, ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिटर्न्स और रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पेंडिंग कार्यवाही खत्म नहीं होगी। आपकी पेमेंट से टैक्स ऊंचे रेट पर कटेगा। याद रखें, सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जानलेवा हमले में घायल ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा किशोर दास का निधन हो गया है। उन्हें आज दोपहर झारसुगुड़ा जिले के ब्रजराज नगर में एक कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस सहायक उप निरीक्षक ने गोलियों से निशाना बनाया था। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें भुवनेश्वर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस बीच स्थानीय लोगों ने आरोपी एएसआई को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एएसआई ने मंत्री पर गोली क्यों चलाई, इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। और भारत की G20 अध्यक्षता में 30 और 31 जनवरी को चंडीगढ़ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने G20 देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए खास तैयारियां की हैं। प्रतिनिधियों को यात्रा के दौरान रॉक गार्डन, सुखना लेक और कैपिटल कॉम्प्लेक्स सहित शहर के प्रसिद्ध स्थलों को भी दिखाया जाएगा। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की पहली फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग यहां चंडीगढ़ में सोमवार से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को रिफॉर्म करना, खास करके क्योंकि उसका इम्पैक्ट वल्नरेबल कंट्रीज पर बहुत होता है, इस पर भारत का बहुत जोर रहेगा। The IFA working group is one of the important working groups of the finance track of the G20, and it discusses issues related to international financial architecture
and how to help the most vulnerable and poor countries in terms of their financing needs. So as India has assumed the presidency of the G20, we will of course continue many of the issues that this group has been discussing over the years, with a particular stress on the issues that affect the poorest developing countries, because as an emerging market nation ourselves, we have a good opportunity to represent the interests of the most vulnerable countries. सब्सटैंटिव पार्ट के अलावा इन डेलीगेट्स को यहाँ की लोकल कुजीन, यहाँ का लोकल खान पान और यहाँ की संस्कृति से अवगत करवाया जाएगा। विरासत खालसा जो अनंतपुर साहिब के पास है, वहां पर इन डेलीगेट्स को लेके जाया जाएगा ताकि जो इन डेलीगेट्स को यहाँ की लोकल जो कल्चरल और हिस्ट्री से वो अवगत हो पाएं। G20 की ये मीटिंग्स देश भर में के अलग अलग कोनों में इसीलिए रखी जा रही हैं कि इन फॉरेन डेलीगेट्स को भारत की विविधता और इसकी डाइवर्सिटी का अंदाजा हो पाए। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होने से एक दिन पहले आर्थिक कार्य विभाग ने इस बैठक के रोड मैप के बारे में मीडिया को जानकारी दी। इसमें कहा गया कि विभिन्न देशों का ऋण समाधान एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बैठकों के दौरान वैश्विक कर्ज की स्थिति पर व्यापक नजर होगी। Debt is always a big part of the agenda of this working group, the IFA working group, and especially with the pandemic, the debt distress has got aggravated. Under the Indian presidency, there will be a comprehensive look at the global debt situation and a report. The idea is to bring out a report to see what has worked, what has not worked, how it can be improved. आर्थिक कार्य विभाग की बैठक में भारत की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बैठकें बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाने के तरीके खोजने पर केंद्रित होंगी। Some of our priorities, as I said, one is debt. Debt is a major item on the agenda. Then we have how multilateral development banks and international financial institutions can be made stronger to meet the funding needs of the challenges of the 21st century, like pandemics and climate change, because development financing is a big issue that is handled by multilateral development banks. But at the same time, now where will the money come from? How will poor countries address the challenges they face from climate change and so on? So how to make multilateral development banks stronger to be able to meet these financing requirements? और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल झारखंड सेक्टर के पुलिस महानिरीक्षक अमित कुमार ने कहा है कि इस साल 30 जून तक झारखंड को नक्सल मुक्त करा लिया जाएगा। 30 साल से नक्सलियों के कब्जे में रहा बूढ़ा पहाड़ को हाल ही में नक्सल मुक्त कराया गया है। दुर्गम बूढ़ा पहाड़ पर आईजी अमित कुमार से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिवाकर कुमार ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए विशेष रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। सीआरपीएफ झारखंड पुलिस की कई बटालियनों के सहयोग से यहाँ पर जो इलाका बूढ़ा पहाड़ का है, इसे नक्सलियों से मुक्त कराया गया है और अक्टूबर 2022 के बाद अब यहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। हमारे साथ सीआरपीएफ के आईजी अमित कुमार जी हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों ने ऑपरेशन यहाँ पर चलाया और ये इलाका जो कभी नक्सलियों का गढ़ होता था, आम आदमी के लिए तो यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, फिर आप लोगों ने कैसे इस पर कब्जा किया? बूढ़ा पहाड़ लगभग 40 साल से नक्सलियों के कब्जे में रहा है, तो इनके आसपास का जो लगभग 20 किलोमीटर का रेडियस का इलाका है वो नक्सलियों के प्रभाव में है। उनका वर्चस्व था इस इलाके में। कई वर्षों से सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा फोर्स जो हैं वो धीरे धीरे वो अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, तो लगभग यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर तक तो हम लोग आ गए थे। उसके बाद प्रवेश नहीं हुआ था। हम लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस उसे बोलते हैं। उसका फर्स्ट फेज़ अगस्त में चालू हुआ था और अगस्त में लगभग हम लोग यहाँ तक आ गए थे सफलतापूर्वक। जो नक्सली थे उनको हमने पीछे ढकेल दिया था, लेकिन उस समय मौसम इतना एडवर्स हो गया था, बरसात का मौसम था, कि हम पूरी तरह ऊपर नहीं आ पाए और उस समय वापस जाना पड़ा था। और फिर सितंबर में फर्स्ट वीक में हम लोगों ने चारों तरफ से, गढ़वा ज़िले से भी और लातेहार की तरफ से भी, चारों तरफ से नक्सलियों के जो नोन हाइडआउट्स थे उनके अगेंस्ट अटैक शुरू किया था। और सितंबर में 6 सितंबर को हम लोग इस जगह पे आ गए और उसके बाद से हमने इस जगह को छोड़ा नहीं है
और इसके साथ साथ हमने यहाँ कैंप बनाने के साथ साथ इनके फुटिल में 3 और कैंप बनाए हैं। एक पुंदाग में आपने देखा होगा, नीचे जॉइंट टास्क फोर्स है, वहाँ सीआरपीएफ झारखंड से है, सीआरपीएफ ही जो छत्तीसगढ़ से है, उसके अलावा झारखंड जगुआर के फोर्सेस हैं, तो वो एक कंबाइंड डिप्लॉयमेंट है हमारा। उसके अलावा लातेहार ज़िले में हम लोगों ने तीसिया में और नवाटोली में 2 और कैंप साथ बनाए। तो एक साथ 4 कैंप बनाने का ये परिणाम ये हुआ कि पूरा वर्चस्व पूरे इलाके पर हमारा वर्चस्व है और उसके बाद से सितंबर के बाद से एक भी नक्सली यहाँ नहीं है। कहा जाता है कि आसपास के जैसे टेरिटरी है जो बगल में देख रहे हैं हम लोगों ने, आप लोगों ने नामांकन भी कर रखा है, बाकायदा निशानी की गई है कि ये एरिया डेंजर इलाका है। क्या अभी भी ऐसा कुछ है यहाँ पर कि वो लैंड माइंस जो बिछा कर रखे थे उसको ख़त्म नहीं किया जा सका है? जब पहली बार हम लोगों ने प्रवेश किया था तो काफ़ी सारे लैंडमाइंस हम लोगों ने डिमाइन कर दिए थे, बड़ा इलाका डिमाइन कर दिया था। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 100% डिमाइनिंग का सर्टिफिकेट देना कठिन है और संभव है कि कुछ लैंडमाइन अभी भी हों और थोड़े समय में वो उनको ख़त्म किया जाएगा। क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जल्द पूरा झारखंड को हम बोले कि नक्सल मुक्त राज्य हो जाएगा? 30 जून तक मान के चलिए। ट्राई जंक्शन हो गया, बूढ़ा पहाड़ हो गया, पारसनाथ हो गया, बस कोल्हान बचा है, वहाँ कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी सफलता मिलेगी। लगातार सीआरपीएफ ने यहाँ पर अपना जो हम कह सकते हैं कि अपनी ताकत दिखाई है, उसके जरिए बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त किया गया और पूरे झारखंड राज्य को जल्दी नक्सल मुक्त छोड़ने की कोशिश हो रही है। अपने सहयोगी करमवीर और विजेंद्र के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बूढ़ा पहाड़। तो नक्सलियों का गढ़ कहा जाने वाला झारखंड का बूढ़ा पहाड़ इस वक्त नक्सल मुक्त हो चुका है और जिस तरह से भी आपने सुना कि 30 जून तक पूरा झारखंड नक्सल मुक्त हो सकेगा, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Navy gives me strength. The Navy gives me support. The Navy gives me success. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बारी है विशेष की। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय नक्सलियों पर आधारित है। टूटती नक्सलियों की रीढ़, सिमटता लाल गलियारा। तो आज का हमारा विशेष है टूटती नक्सलियों की रीढ़, सिमटता लाल गलियारा। जिस तरह से लाल गलियारे पर लगातार उनका आतंक छीज रहा है, कम हो रहा है और लगातार नक्सलियों की रीढ़ टूट रही है, लगातार उस पर एक के बाद एक प्रहार हो रहे हैं, उसके विषय में हम
चर्चा करेंगे आज कि किस तरह से ये संभव हो पाया है और किस तरह से जो लाल आतंक है उस पर अब लगभग लगाम लगाई जा चुकी है, थोड़ी कसर बाकी है और हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो बदली हुई रणनीति के साथ में, केंद्र सरकार की बदली हुई रणनीति के साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो विशेष हमारा टूटती नक्सलियों की रीढ़ सिमटता लाल गलियारा, और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में दिलीप त्रिवेदी जो कि फॉर्मर डीजी हैं सीआरपीएफ के, जुड़े हुए हैं। दिलीप जी बहुत स्वागत है आपका। और विक्रम सिंह जो कि फॉर्मर डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। दिलीप त्रिवेदी जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करें और सबसे पहले बूढ़ा पहाड़ की ही बात करें, जिस तरह से दुर्गम इलाका था और कहा जाता था कि नक्सलियों की इजाजत के बगैर यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कितनी बड़ी उपलब्धि को इसको देख रहे हैं आप? अब कहा जा रहा है कि झारखंड भी, पूरा झारखंड 30 जून तक लगभग जो है उसको नक्सल मुक्त करा लिया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कश्मकश बहुत दिनों से चल रही थी सीआरपीएफ और माओवादियों के बीच में इस एरिया को कैप्चर करने की। और एक आध दफे पहले भी सीआरपीएफ ने इस पे यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके ऊपर अपना झंडा फहराया है, लेकिन इस संगठित ढंग से जैसे अब की दफे हुआ है वैसे शायद पहले नहीं हो पाया था। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये काफी इंटीरियर का इलाका है और यहाँ पे एक हाइडआउट बना हुआ था इनका माओवादियों का, और यहाँ के रहते हुए वो अपने ऑपरेशन प्लान करते थे और ऑपरेशन चलाते थे। तो इस एरिया पे कब्जा करना, इस एरिया के ऊपर अपना वर्चस्व इस्टेब्लिश करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सीआरपीएफ की। और ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो एफर्ट है टू स्प्रेड देयर कॉरिडोर फ्रॉम तिरुपति टू पशुपति वाली जो इनकी फिलॉसफी थी, उसमें काफी हद तक तो वैसे ही बहुत कम हो गया है। और उसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट एक और ये भी है, एंड मेरे को लगता है इससे और इन लोगों की पीठ कमर टूटेगी नक्सलियों। जी निश्चित तौर पर। कैसे, कितना परिवर्तन आप देखते हैं दिलीप त्रिवेदी जी पिछले 7-8 वर्षों में इस पूरे, अगर आप इंडिया वाइड बात करें तो? जैसे मैंने कहा कि ये काफी, एक समय में तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले बड़े उत्साहित थे, इनको लग रहा था कि नेपाल से लेकर तिरुपति तक ये पूरा अपना एक कॉरिडोर बना लेंगे। उस समय नेपाल के अंदर भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की एक्टिविटीज हो रही थी, फिर बिहार होते हुए झारखंड एंड होते हुए राइट डाउन टू छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक इनको लग रहा था कि एक हम पूरा कॉरिडोर बना लेंगे अपना, जहाँ की हम ही लोगों का राज रहेगा और यहाँ पे कोई आउटसाइड फोर्सेस नहीं होगी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होगी, जो कुछ भी होगा हमारा ही एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। इस तरह के इनके लिटरेचर में चीजें थी उस समय में। धीरे धीरे ये सिमटते सिमटते अब कुछ पॉकेट्स में रह गया है। मेरे ख्याल से ये झारखंड और छत्तीसगढ़ दो आखिरी पॉकेट्स हैं। आंध्र प्रदेश में मोरलेस खत्म हो गया, तेलंगाना में मोरलेस खत्म हो गया, नेपाल में तो अब कुछ रह भी नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी, अब ये दो इनके गढ़ रह गए थे, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जिसमें झारखंड में भी सबसे इम्पोर्टेंट इनका एरिया यही था, बूढ़ा पहाड़ वाला। तो इसके ऊपर जब हम लोगों ने वहां से इन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है, तो मेरे को लगता है जहां तक झारखंड कंसर्न है वहां पे मोरलेस ये एकदम एंड हो चुका है माओइज्म का। और वैसे भी अब ये लोग अपने आइडियोलॉजिकल ग्राउंड को छोड़ के इनटू एक्सटॉर्शन और इन सब एक्टिविटीज में लग गए थे, इससे इन लोगों को पब्लिक का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी निश्चित तौर पर बड़ी अचीवमेंट है। विक्रम सिंह जी, अगर इसको देखें कैसे संभव हो पाया, क्योंकि बंदूक का जवाब तो बंदूक से पहले भी दिया जा रहा था, पिछले कुछ वर्षों में क्या ऐसा परिवर्तन आया, किस तरह से रणनीति बदली कि इतना बड़ा परिवर्तन आया है? जो सफलता के आंकड़े जो हम देख रहे हैं, 77% जो है जो मामले हैं उनमें कमी आई है हिंसा के, 85% मौतों में कमी आई है, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो पाया? देखिए जी, मैं आपको ले चलता हूं सन 2009 में पुलिस महानिदेशक कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन डायरेक्टर आईवी और वर्तमान सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने कहा था प्रधानमंत्री की मौजूदगी में श्री मनमोहन सिंह के, कि भारत के 40% भूभाग पे नक्सलियों का आच्छादन है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका प्रभाव है। और आज अगर आप देख लें, जैसे कि मेरे विद्वान सहयोगी दिलीप त्रिवेदी जी ने कहा, ये अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। ये हो कैसे पाया? पारस्परिक समन्वय, कैपेसिटी बिल्डिंग सीआरपीएफ और अन्य सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो पहले कभी हम सुना करते थे, लेकिन आज ड्रोन
टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड एमिंग डिवाइसेस, थर्मल इमेजर्स, ट्रैकिंग डॉग्स और इन तमाम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए एरिया डोमिनेशन संभव हुआ। और एरिया डोमिनेशन संभव होने के बाद जहां नक्सलियों का वर्चस्व था, आज सीआरपीएफ का, स्थानीय पुलिस का वहां पे वर्चस्व है और उनके झंडे गड़े हुए हैं। ये आसानी से नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, पारस्परिक समन्वय और कोऑर्डिनेशन और बेहतर फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स, ये एक समाधान नहीं। इसमें कम से कम इसको मैं कहता हूं कि यहां पर सुरक्षा कर्मियों ने तपस्या की है और इस तपस्या का परिणाम ये है, और शासन प्रशासन के द्वारा इनको वांछित स्वायत्ता दी गई है अपने कार्य में। ऐसा नहीं कि रोज उनके काम में हस्तक्षेप हो रहा है, उनको स्वायत्ता दी गई है जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल होने के बाद जी आज इस मुझे कहा 2009 में 40% थी, और दिलीप त्रिवेदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा है ये बिल्कुल सिमट के रह गए हैं बड़े छोटे से क्षेत्र में, और ये एक सुखद अनुभव है। बस समय आ गया है, जैसा कि आईजी सीआरपीएफ ने कहा था निखिल सिंह जी, कि अब इनको समापन का, इनके अंतिम संस्कार का समय आ गया है। जी निश्चित तौर पर दिलीप त्रिवेदी जी, आपसे समझना चाहेंगे जो बहुआयामी रणनीति अपनाई केंद्र सरकार ने, सिर्फ बंदूकों का जवाब बंदूकों से ही नहीं दिया गया, बल्कि उसके साथ ही साथ ऑन ग्राउंड जो वहां पर परिवर्तन लेकर आए गए, चाहे वो विकास की किरण लाने की बात हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, नौकरियां दिलाने की बात हो, तमाम तरह से इसको जो पूरा अभियान था वो एक के बाद एक दूसरी चीजों से सपोर्टेड था। किस तरह से देखते हैं इस पूरे अभियान को? देखिए, डेफिनेटली इसमें क्या था कि जिस समय जब ये नक्सल्स यहाँ पे आए तो वहां के लोगों में इनके बारे में बड़ी इग्नोरेंस थी, और पब्लिक को भी कोई एजुकेशन नहीं थी, समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसका फायदा उठा के इन लोगों ने अपना पूरा एरिया में अपना वर्चस्व फैलाया था, और ये कह के कि आप लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यहाँ से आपके मिनरल्स निकलते हैं, ये होता है वो होता है, इससे आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, और आप लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो करना चाहिए, एजिटेट करना चाहिए, और हम लोगों के साथ होना चाहिए। ये सब चीजों से उन्होंने शुरुआत की थी। तो जब वहां पे शुरू में जो स्थानीय पुलिस थी वो इक्विप्ड भी नहीं थी, उसको इतनी ना उसके पास फायर पावर थी, ना उसके पास इतनी वो स्ट्रेंथ थी, फिजिकल स्ट्रेंथ थी टू टेक ऑन दीज माओइस्ट। वो फिर बाद में जब सीएपीएफ का इंडक्शन हुआ और सीआरपीएफ का हुआ, और सीआरपीएफ ने भी फिर अपनी जो बटालियंस थी उसमें से कोबरा बटालियंस बनाई, बटालियंस फॉर कॉम्बैट रेजोल्यूशंस, जो कि इस चीज के लिए इक्विप भी की गई थी, स्पेसिफिक काम के लिए उनको इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, उनको वहां लोकेट किया गया ऐसी जगह पे जहां से वो ऑपरेटिव हो सके। तो एक तो ये हुआ कि एक फोर्स को इक्विप करके उसको ट्रेन करके उसको एरिया में भेजा गया। साथ ही साथ इन फोर्सेस ने और भी अंदर भी क्या, क्योंकि बाकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अंदर नहीं जाती थी, तो इन फोर्सेस ने कैंप्स लगा के, मेडिकल कैंप्स लगा के लोगों को एजुकेट करना, शिक्षा देना, उनको समझाना कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे देवर जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे, फोर्सेस थी, इन लोगों ने धीरे धीरे इन लोगों के जो लोगों को इन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ था उससे पब्लिक को निकाला, उनको समझाया कि ये आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए नहीं काम कर रहे हैं। एंड इस तरह धीरे धीरे दे वर एबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकल पीपल। जब लोकल पीपल का आपको कॉन्फिडेंस मिलता है तो आपको इंटेलिजेंस मिलने लगती है। जैसे विक्रम सिंह जी ने कहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस भी मिली, एरियल सर्वेस हम लोगों ने करे, यूएवीज लगाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि हम लोग लेकिन फिलहाल दरअसल जहन में यही सारी बातें आती हैं कि एक जमाना था, आप याद करिए कि जब चाहते थे नक्सली जो है वो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे देते थे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे सीआरपीएफ के जवान या जो हमारे सशस्त्र बल के लोग हैं उनको शहीद होना पड़ा है। 2013 की जो घटना थी आपको याद होगी, कांग्रेस का एक बड़ा राजनीतिक नेतृत्व उनके हमले में छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गया। तो वो जब चाहते थे ऑपरेशंस कर लेते थे। अब किस तरह का परिवर्तन आया है, क्योंकि एक के बाद एक जो आप लोगों ने ऑपरेशंस चलाए हैं वो किस तरह से सटीक बैठे और क्या रणनीति में कोई परिवर्तन किया गया? ये इतना परिवर्तन हुआ कि एक तो हमारे ऑपरेशंस जो है थोड़े पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस होने लगे। जैसे मैंने कहा, जब हम लोगों का शुरू में सीआरपीएफ का इंडक्शन हुआ तो सीआरपीएफ में शायद उस तरह की अभी तक इन लोगों से लड़ने की क्या रणनीति बनाई जाए उसको थोड़ा टाइम लगता है समझने में, और उसमें टाइम लेके समझ के फिर हम लोगों ने स्पेसिफिक बटालियंस उसी तरह से बनाई जो कि इनको डील कर सके। तो ये सब चीजें अपने आप में थी। दूसरा, इनका जो सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ आर्म्स, एम्युनिशन
और जो इनके एक्सप्लोजिव्स का सब वो था, उसके ऊपर भी हम लोगों ने टारगेट किया कि इन लोगों को ये चीजें मिल ना पाए, स्पेशली बिकॉज इनके जो अटैक्स होते थे इट वाज मोस्टली थ्रू आईडीज। तो हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया कि कहां से ये लीकेजेस हो रही हैं, कहां से इनको आईडीज मिल रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इनका कहना है माओइस्ट का कि द एनिमीज वेपन इज आवर वेपन, तो ये हम ही लोगों से के छीने हुए, सुरक्षा बलों के छीने हुए वेपन्स और लोकल माइनिंग से जो लोगों को डरा धमका के उनसे लोग ले लेते थे एक्सप्लोजिव, वो सब चीजें पे हम जो जब रोक लगाई गई उससे भी इनके ऊपर काफी असर पड़ा। अब ये इनकी जो कैपेसिटी टू अटैक है वो बहुत कम करी गई और साथ साथ इनके ऊपर अटैक बढ़ाए गए। सो ये दो, इट वाज अ टू प्रोंग्ड अटैक। एक तरफ तो उनकी कैपेसिटी कम करना, दूसरी तरफ अपनी कैपेसिटी एनहांस करके इनके ऊपर अटैक करना, तीसरा बाय डोमिनेंस करना एरिया का। वी हैव स्प्रेड इनटू द विलेजेस एंड इनटू उस एरियाज में जहां की ये लोग कहते थे कोई घुस नहीं पाएगा, तो वहां घुस के हम लोगों ने कैंप्स एस्टेब्लिश किए, वहां के पब्लिक में कॉन्फिडेंस जनरेट करा, उसके थ्रू हम लोग को ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलनी शुरू हुई। ये एक कोऑर्डिनेटेड बहुत लंबा एक प्रोसेस था जो कि टुक टाइम, 4-5 साल लगे, लेकिन उसके परिणाम अब सामने आने लग गए। जी विक्रम सिंह जी, चैलेंजेस अहेड की अगर बात करें, क्योंकि चैलेंजेस भी होंगे निश्चित तौर पर, भले ही अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन कहते हैं कि निश्चित तौर पर उनकी तरफ से भी रिटेलिएट किया जाएगा। और खासतौर पर यह भी समझने की जरूरत है कि माओवादियों के समर्थन में जो बौद्धिक माओवादी हैं वो भी उनके समर्पण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है, क्योंकि सिर्फ जिस तरह से हमने कहा कि ऑन फील्ड नहीं बल्कि बहुत जगह मौजूद हैं जो माओवादियों के समर्थन में लोग खड़े हैं। बौद्धिक समर्थकों की भी बात मैं कर रहा हूं। निखिल जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपने संकेत दिया है। मैं सबसे पहले उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। आप अगर गूगल पे जाएं और देखें टेकी कुमार, तो टेकी कुमार वैसे हैं जो बीटेक एक प्रतिष्ठित संस्था से किया है और इन्होंने व्यवसाय के नाम पर 3 जगह अपने उपक्रम लगाए। एक जगह बैरल ग्रुप, एक जगह बॉडी ग्रुप और तीसरी जगह एम्यूनिशन, और कहीं एक गंतव्य पे तीनों जगह असेंबल होके ये नक्सलियों, चरमपंथियों के लिए ग्रेनेड लॉन्चर्स इस्तेमाल करते थे, बनाते थे। अपने बीटेक का ज्ञान राष्ट्र निर्माण में नहीं, विध्वंसात्मक कार्रवाई में, नक्सलियों के समर्थन में। तो ये जो एक वजह तथाकथित बुद्धिजीवी जो इनको ऑक्सीजन दे रहा है, इसके ऊपर नियंत्रण आवश्यक है। दूसरी चीज, ये आपने जो कहा ये हमारी सफलता है, लेकिन सफलता पे अगर हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं तो मान के चलिए कि उसके बाद संकट ही आने वाला है। तो इसको और कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है और सुदृढ़ करने की। वो कैसे होगा? स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, शिक्षा, इंडिया रिजर्व बटालियन वहां खोले गए हैं जिससे रोजगार को, सुरक्षा के अवसर बढ़े हैं। इसके अलावा अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात आती है, जैसे आदिवासी अधिक संख्या में है, वो अगर जंगल से हुकूक की लकड़ी लेते हैं, या जैसे तेंदुपत्ते के उनके बीड़ी का कारोबार है, तो ठेकेदार अगर 100 रुपए मिलता है तो 100 रुपया उस तक पहुंचाए। ये ना हो कि 60 रुपए अपने पास रखने, 40 रुपए आदिवासी। अगर ये सब होगा, जैसा श्री त्रिवेदी जी ने कहा है, तो हम संकट को दस्तक दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर निगरानी रखनी चाहिए, तो हमारी सफलता चिरस्थायी होगी। और अगर इसमें जरा सा भी पटवार या शिथिलता होगी तो इसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम होने ही है। निखिल जी जी निश्चित तौर पर तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो आखिरी ताबूत में आखिरी कील हम ठोकने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें जरूर सफलता मिलेगी। आप दोनों खास मेहमानों का, दिलीप त्रिवेदी जी का और विक्रम सिंह जी का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि न्यूज नाइट में खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें।
नए चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिटर्न्स और रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पेंडिंग कार्यवाही खत्म नहीं होगी। आपकी पेमेंट से टैक्स ऊंचे रेट पर कटेगा। याद रखें, सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी आज से 3 दिवसीय भारत के दौरे पर है। गत वर्ष सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद किसी देश की उनकी ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान कुरैशी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आपसी हितों के प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मूल सिद्धांतों पर दृढ़ रहना और संस्था के सतत रूपांतरण में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करना, निर्णय प्रक्रिया में विज्ञान की भूमिका को बढ़ाना और दुनिया के संकटों से जूझने के लिए भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना सहित अन्य प्राथमिकताएं शामिल हैं। कुरैशी नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत के G20 अध्यक्षीय दल के साथ भी चर्चा करेंगे। और खेल के मैदान से एक अच्छी खबर, पहली बार आयोजित महिला अंडर 19 T20 विश्व कप को भारत ने अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम किया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 69 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए सौम्या तिवारी और जी त्रिशा ने 24-24 रन की पारी खेली। जीत के बाद बीसीसीआई ने विजेता भारतीय टीम के लिए 5 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 19 टीम को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, अंडर 19 T20 विश्व कप में विशेष जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई। उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है और उनकी सफलता से कई क्रिकेटरों को प्रेरणा मिलेगी। टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और अब खबर टेनिस के कोर्ट से। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। स्पर्धा के खिताबी मुकाबलों में जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को 6-3, 7-6, 7-6 के अंतर से हराया। इस जीत के साथ ही जोकोविच 22वां ग्रैंड स्लैम जीतकर राफेल नडाल की बराबरी पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एटीपी रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। और आइए अब देखते हैं देश की अन्य महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। अरुणाचल पुलिस और असम राइफल्स ने चांगलांग जिले में एक संयुक्त अभियान में NSCN के 2 उग्रवादियों को पकड़ा। साथ ही इस कार्रवाई में एक चीन निर्मित राइफल, 2 AK मैगजीन सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने श्रीनगर के राजबाग स्थित ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को कुर्क कर दिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ दर्ज UPA मामले में इस कार्यालय को कुर्क करने का आदेश पारित किया था। अलगाववादी नेता पर NIA ने कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है।
गणतंत्र दिवस से पहले पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में दीवारों पर रंग से राष्ट्र विरोधी और खालिस्तान समर्थित नारे लिखे जाने के संबंध में दिल्ली पुलिस ने रविवार को 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 153 बी और 100 बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने 27 और 28 जनवरी को सोने की तस्करी के 8 मामले दर्ज किए और 4 करोड़ 75 लाख रुपए मूल्य का 9.5 किलोग्राम सोना जब्त किया। गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड की जूनियर क्लर्क प्रतियोगी लिखित परीक्षा रविवार को पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दी गई। इसके बाद राज्य की एटीएस ने 15 आरोपियों को प्रश्न पत्रों के साथ गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी वडोदरा में हुई है। वहीं गोधरा जामनगर समेत कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी का अंतिम संस्कार आज कर्नाटक के बेलगाम में हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में हुई हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। वे ग्वालियर में मिराज 2000 लड़ाकू विमान पायलट और प्रशिक्षक थे। न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर